देखिए इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल यानी ये वाला सिग्मा क्या है 25% है। ये है ही नॉर्मली, ये उस कंट्री में, उस इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद देखते हैं लोग सेव कितना करते हैं, 12% सेव करते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी है, अल्फा 12% है। और ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी यही डेल आई अपॉन आई इन्वेस्टमेंट या इनकम, उसी इन्वेस्टमेंट से इनकम होनी है। तो ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 25/100 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 12/100 से, तो ये आ जाएगा 3/100 दैट इज 3%। यानी हमको पता लग गया कि हमारी ग्रोथ रेट 3% है इन दोनों की मदद से। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं हमको स्टेडी ग्रोथ कितनी चाहिए। अगर हमको ये बढ़ाना है तो हम इनको बढ़ा लेंगे तो हमारा ये ग्रोथ बढ़ जाएगी। इस तरीके से डोमर ने अपना ये मॉडल दिया। इसके बाद अगर ये दोनों बराबर हुए YD इक्वल टू YS तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये बराबर नहीं हुए तो क्या होगा, यानी कंडीशन ऐसी बनी कि डेल आई अपॉन आई या डेल वाई अपॉन वाई बड़ा है सिग्मा अल्फा से, और दूसरी कंडीशन बनी कि ये छोटा है सिग्मा अल्फा से। ऐसी कंडीशन डिसइक्विलिब्रियम की बनी तो क्या होगा, वही होगा जो हेरोड के केसेस में था। जब इनकम बढ़ जाती है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन आ जाता है। और यहां पर इन्वेस्टमेंट कम है तो इनकम कम है, तो लोग डिमांड नहीं करेंगे तो चीजें बनेंगी नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा यानी स्टैग्नेशन आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी एक तरीके से जो डिफ्लेशन की तरफ चली जाएगी। सिंपल है। तो ये डिसइक्विलिब्रियम था। अब देखते हैं हेरोड और डोमर के बीच में सिमिलरिटीज क्या क्या है। पहली सिमिलरिटी है कि दोनों के एजम्पशन सिमिलर हैं, दोनों ने एक जैसे एजम्पशंस लिए हैं जो अपन ने पहले डिस्कस कर लिया। सेकंड है एम्प्लॉयज कीजियन सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी, दोनों कीजियंस की सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी के हिसाब से आगे बढ़े हैं। इसको मैं अभी डिस्कस करता हूं एक मिनट बाद। GW इक्वल टू अल्फा सिग्मा, यानी कि जो वारंटेड ग्रोथ रेट थी हेरोड की वो डोमर के सिग्मा अल्फा के बराबर है। कैसे है इसको अभी डिस्कस करेंगे। कैपिटल एबंडेंसी, दोनों ने ही कैपिटल को बहुत प्राथमिकता दी है, ज्यादा कैपिटल होगा तो ज्यादा उन्नति होगी, दैट इज कैपिटल एबंडेंसी। और लॉन्ग रन अप्रोच, दोनों ने लंबे समय के ग्रोथ की बात की है। ओके, तो सबसे पहले तो ये देखें कि कैसे I इक्वल टू ऐसे इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, देखिए इसमें भी इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग आया जो अपन ने वैल्यू पुट की थी। ये देखिए सिग्मा क्या होता है, डेल वाई अपॉन आई, अल्फा क्या होता है, वही चेंज इन सेविंग किस पर, इनकम पर, और डेल आई अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अल्फा, ठीक है, डोमर के हिसाब से। अभी जो हमने किया इसमें वैल्यू पुट की हमने, तो हमारा डेल आई इक्वल टू डेल एस आ गया। ओके, हेरोड मॉडल में GC इक्वल टू एस था, जिसमें G डेल वाई अपॉन वाई लिया था हमने, और इसकी वैल्यू जब हमने पुट की थी तो हमने I इक्वल टू एस प्रूव कर दिया था, यानी दोनों ही कीजियंस के सेविंग इन्वेस्टमेंट को बराबर यानी इक्वल प्रूव करते हैं। सेकेंड चीज कि ये जो अल्फा है इक्वल टू क्या होता है, सेविंग्स अपॉन इनकम, तो एस क्या हुआ, अल्फा वाई। सिग्मा क्या हुआ, डेल वाई अपॉन आई था, तो हमने डेल वाई की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई अल्फा। अब एस और आई दोनों बराबर हैं, तो यहां पर एस की जगह हम आई पुट कर देंगे, किसमें, सेकंड इक्वेशन में। डेल वाई इक्वल टू ये आई है, आई की जगह एस यानी कि अल्फा वाई पुट कर दिया, तो डेल वाई अपॉन वाई इक्वल टू सिग्मा अल्फा या अल्फा सिग्मा। तो ये डेल वाई अपॉन वाई क्या है, दैट इज वांटेड ग्रोथ रेट इक्वल टू सिग्मा अल्फा। इस तरीके से बराबर हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है इसको रटना है या जो कुछ भी है, ये एक सिमिलैरिटी है कि दोनों, उसका वारंटेड ग्रोथ और इनका अल्फा सिग्मा ये दोनों बराबर है। डिफरेंस पे आते हैं। डिफरेंस में मैंने जैसे आपको बताया था कि हेरोड में कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात की गई है और डोमर में आउटपुट कैपिटल रेशियो की बात की गई है। यानी इसमें जो C है इसमें वो सिग्मा है जो कि 1/C यानी रेसिप्रोकल ऑफ C है, और इसमें C को डिफाइन किया था रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द इंक्रीज इन द इनकम, और सिग्मा जो प्रोडक्टिविटी है उस कैपिटल की। इसको कैसे समझेंगे, सपोज आपके घर में पुताई हो रही है, दिवाली का टाइम आने वाला है, और आपने 5,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर लिया है, ठीक है। आपने एक पुतैया को हायर किया, पुताई करने वाले को, उसको कहा कि भाई कितने में करके दोगे, उसने एस्टिमेशन लगाया कि भाई मैं 6,000 में करके दूंगा, आपने कहा नहीं 5,000 में करके दो,
मान गया विथ मटेरियल। तो सारा मटेरियल आपको खरीद के देना था, लेकिन आपने कैलकुलेशन ऐसा की कि उसको देना है 2000 या 3000, 2000 का मटेरियल आ जाएगा, तो टोटल 5 में हो जाएगा। अब जब 5000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए और वो काम करने लगा, तो काम करने के बाद एक कमरा बच गया। उसने कहा कि भाई 2 लीटर या 20 लीटर और लगेगा पेंट। आपने कहा कि यार आपने तो मना किया था कि 5000 में सब हो जाएगा, क्या करें, कमरा छूट रहा है, छोड़ दें। आपने कहा नहीं नहीं, और इन्वेस्ट कर देते हैं। आपने 2000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, 20 लीटर आ गया। उसने किया और उससे आधा कमरा ही हो पाया, जैसा भी किया उसने, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा, या चोरी कर लिया हो, जो भी किया हो। तो फिर मांगने लगा वो, रो धोकर। आपने कहा आधा कमरा बचा है, वो भी तो करना पड़ेगा। आपने फिर से 2000 रुपए लगा दिए, यानी टोटल आपने कितने लगा दिए, 9000 रुपए लगा दिए। फिर जब घर फिनिश हुआ तो आपने देखा कई जगह ब्रश दिख रहे हैं, कई जगह साफ सफाई नहीं है, पूरे मतलब कहीं अच्छे से पोता है, कहीं बेकार तरीके से पोता है, बहुत गंदा मतलब दिख रहा है घर, और पैसे के पैसे लग गए। ये जो पैसे लगे हैं आपके एक्स्ट्रा 5000 के बाद, वो जो 4000 रुपए हैं वो आपको अखर रहे हैं, क्योंकि उसका आपको आउटपुट सही नहीं मिला। तो जो कैपिटल लगाया था आपने, उस पर आपको आउटपुट जो मिलना था वो आपको उस हिसाब से नहीं मिला। अब सपोज वही काम आपका 9000 में बिल्कुल चकाचक हो गया और बिल्कुल फर्स्ट क्लास हुआ, उसने बहुत बढ़िया पोता। अब आप बाजू वाले घर में गए, उसके यहां भी पुताई हो रही थी, आपने उसको बताया मैंने 9000 में पुतवाया, उसने देखा वाह बहुत बढ़िया है। उसने अपने घर में बोला कि मेरे यहां तो 8000 में हुई है पुताई। अब आपको फील हुआ, आप गए फिर से उसके घर में, तो देखा आपने कि उसकी पुताई में फिनिशिंग नहीं है उसकी। तो आपने कहा यार हमारा तो फायदा हो गया। मान लो कि उस व्यक्ति ने 8000 की जगह 12000 में कराया होता और तब भी फिनिशिंग नहीं आई होती, और हमारी 9000 में ही बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई है, तो हम क्या बोलते, यार हमारा फायदा हो गया। उसी कैपिटल में 2 प्रकार की प्रोडक्टिविटी है, एक अच्छी प्रोडक्टिविटी है, एक कम प्रोडक्टिविटी है, बेकार प्रोडक्टिविटी है। तो प्रोडक्टिविटी जब बढ़ जाती है तो कैपिटल छोटा हो जाता है, वही कैपिटल छोटा लगने लगता है। और प्रोडक्टिविटी जब छोटी हो जाती है तो वो छोटा सा कैपिटल भी हमको बहुत बड़ा लगने लगता है। यानी जब कैपिटल ज्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और जब प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब कैपिटल कम हो जाएगा। आप देखिए ना, बोलते हैं ना कि इस व्यक्ति ने यार इतना काम करके दिया, अरे तो पैसे भी लिए होंगे, नहीं पैसे तो नाम मात्र के लिए। अच्छा, यानी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है और पैसे कम लगे। प्रोडक्टिविटी ज्यादा कब फील होती है, कब मानी जाएगी, जब कैपिटल कम हो। और प्रोडक्टिविटी कब कम मानी जाएगी, जब कैपिटल बहुत ज्यादा लगाया और उसका हमको रिजल्ट नहीं मिला। अधिकतर यह होता है डेवलपिंग कंट्रीज में, इतना कैपिटल लगाती है सरकार, इतना कैपिटल लगाती है, लेकिन सब भ्रष्टाचार में खप जाता है, उसका आउटपुट ही नहीं आता। हमारे यहां प्रोडक्टिविटी ही कम है। तो ये प्रोडक्टिविटी और कैपिटल के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन है, इसीलिए सिग्मा इज इक्वल टू आई अपॉन सी कहा गया है। ये डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस है 3 डिस्टिंक्ट रेट ऑफ ग्रोथ, दैट इज एक्चुअल रेट जी, वारंटेड रेट GW और नेचुरल रेट GN। हेरोड ने इन तीनों की बात की है, लेकिन डोमर ने केवल एक की बात की है। एक ये भी डिफरेंस है। एक डिफरेंस है कि यहां पर मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशियो लिया गया है, जिसको हम एक्सीलरेटर भी कहते हैं। अब ये एक्सीलरेटर क्यों कहते हैं इसको, देखिए एक्सीलरेटर इसलिए कहते हैं कि आप जो कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे वो आगे जाकर डिमांड बढ़ाएगा, और उस डिमांड की वजह से फिर से इन्वेस्टमेंट करना की चांसेस हो जाते हैं, इसलिए वो पैसा बढ़ेगा। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात और एक्सीलरेटर की बात हेरोड ने की है, लेकिन डोमर ने क्या किया, मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशियो का रेसिप्रोकल लिया है उसने, वही आउटपुट रेशियो, आउटपुट कैपिटल रेशियो, ठीक है, और मल्टीप्लायर की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट है द इन्वेस्टमेंट इज ट्रेस्ड बैक टू द रेट ऑफ इनकम एंड इन्वेस्टमेंट फॉरवर्ड टू द इंक्रीज इन इनकम। मतलब क्या है इसका, ये जो इन्वेस्टमेंट हेरोड में होता है वो ये देखकर होता है कि इससे इनकम कितनी हो सकती है। तो पिछड़ा आंकड़ा देखा जाता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट से कितना फायदा हुआ है, कितनी इनकम है, उसके बेसिस पर फिर आगे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसलिए ये ट्रेस्ड बैक है। और डोमर में इन्वेस्टमेंट
ये देखकर किया जाता है कि इससे कितनी इनकम इंक्रीज हो सकती है मल्टीप्लायर इफेक्ट से, और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट, तो ये फॉरवर्ड लुकिंग है। नेक्स्ट है assumes a certain behavior pattern for entrepreneur which induces investment, और डोमर में no such behavior pattern for entrepreneurs has been mentioned। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट को पहले वाले आंकड़े से अंदाजा लगाया जाता है, इसलिए एंटरप्रेन्योर उस बिहेवियर पैटर्न को समझ सकता है और उसमें कुछ बिहेवियर पैटर्न होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि ये फॉरवर्ड लुकिंग है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लायर। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक्सेलरेशन का मतलब आगे बढ़ना होता है, एक्सेलरेशन होता है ना हमारे बाइक्स में सब जगह, और यहां इकोनॉमिक्स में बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब यह है हेरोड कि सपोज कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ी, तो उन गुड्स को प्रोड्यूस करने वाले जो कैपिटल गुड्स हैं उनकी भी डिमांड बढ़ जाती है। यानी कि कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ाने के लिए कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ाई जाती है। यानी कंज्यूमर गुड्स एक तरीके से इंड्यूस का काम करता है, वो इंड्यूस करता है कैपिटल गुड्स को, और फिर कैपिटल गुड्स बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने एक मशीन खरीदी जो 4 करोड़ की है और एक साल में वो 1 करोड़ प्रोडक्ट्स बनाती है। अब अगर हमको और एक्स्ट्रा 1 करोड़ प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो हमको एक और वैसी मशीन खरीदनी पड़ेगी। देखिए इंडक्शन आ गया, इंड्यूस कर दिया, हमारी कंज्यूमर प्रोडक्ट ने इंड्यूस कर दिया कि और मशीन खरीदिए। अगर वो हमको और प्रोडक्ट बनाने के लिए मजबूर आ जाए तो हम फिर और मशीन खरीदेंगे। तो ये एक तरीके से जब हम अपनी मशीन खरीदेंगे, जैसे 4 करोड़ पर हम 1 करोड़ प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे दैट इज 4:1, तो इसका मतलब यह है कि हमारा एक्सेलरेशन 4 का है, और जितना एक्सेलरेशन 0 से ज्यादा होगा उतना ही हमको कैपिटल ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर वो 0 है या 0 से नीचे है तो हमारे कम कैपिटल में काम होगा, लेकिन अगर वो 0 से ज्यादा है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वगैरह में ऐसा होता है कि वो 0 से ज्यादा होता है एक्सेलरेशन, तो वहां पर हमको ज्यादा कैपिटल लगाना पड़ता है, तब आउटपुट मिलता है। और मल्टीप्लायर इफेक्ट तो मैं आपको बता चुका हूं, वो इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिससे आगे जाके इनकम मल्टीप्लाई हो। नेक्स्ट है द बिजनेस साइकिल इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द पाथ ऑफ ग्रोथ, और हेरोड में इट इज नॉट सो बट इज एकोमोडेटेड इन हिज मॉडल बाय अलाउइंग सिग्मा, यानी कि एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू फ्लक्चुएट। एक्चुअली क्या है, हेरोड में पहले वाला इनकम देखी जाती है, फिर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और उसके बाद फिर उस इन्वेस्टमेंट की वजह से फिर से इनकम होती है। तो ये एक तरीके की साइक्लिंग प्रोसेस है। तो इसीलिए हेरोड के ग्रोथ पाथ में एक बिजनेस साइकिल इंटीग्रेटेड होता है, लेकिन ऐसा कुछ डोमर के मॉडल में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें प्रोडक्टिविटी देखी जाती है इन्वेस्टमेंट की, और वो फ्लक्चुएट होती रहती है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी हम उतनी ही करेंगे जितनी डिमांड होगी, या उतनी ही करेंगे जितना हमारे पास कैपिटल होगा या नया इन्वेस्टमेंट किया जा रहा होगा। इसीलिए ये साइक्लिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये अप डाउन हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सीलरेशन कोएफिशिएंट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल, और यहां पर टेक्निकल वन। हेरोड में जो अपन एक्सीलरेशन यूज कर रहे हैं वर्ड, वो साइकोलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बिहेवियरल पैटर्न है। पहले वाली इनकम से जब हम आगे वाले इन्वेस्टमेंट को अंदाजे से लगाते हैं या उसका अंदाजा लगाते हैं, तो क्या होता है, वो एक तरीके की साइकोलॉजिकल अप्रोच है। हम माइंड में उसको, जैसे एक्सपेक्टेशन होते हैं ना, रैशनल एक्सपेक्टेशन वगैरह, तो उसमें ये कंसेप्ट लगता है। इसलिए एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट थोड़ा साइकोलॉजिकल है हेरोड में, और डोमर में तो टेक्नोलॉजिकल है, क्योंकि इसमें आगे वो मल्टीप्लाई कितना हो रहा है बस उसके हिसाब से हमको इन्वेस्टमेंट करना है। हम पहले पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम उतना इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ये डोमर के हिसाब से हो गया। अब देखते हैं हेरोड मॉडल और डोमर मॉडल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा।